तरफ से, लालू यादव की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया, उन्हें यह बार बार आगाह किया गया कि बीजेपी आपके साथ खेल कर सकती, अभी भी वक्त है, आपके लिए दरवाजे खुले, आप आ जाइए। लेकिन नीतीश कुमार उधर नहीं गए। और अब जब नतीजे आ चुके हैं, अभी भी नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लग रही है, तो यह साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर अब ये भी चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या अब संन्यास लेने का वक्त आ जाएगा। ये सारी चर्चाएं चल रही है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। लगातार यही कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि वोट चोरी होगी, एसआईआर प्रक्रिया धांधली के लिए करवाई जा रही है, और उन आरोपों पर मोहर लग गई है। और इसीलिए एक बार फिर विपक्ष उसी तरीके से पूरे सबूत रख रहा है। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा सबूत रखे गए कि कैसे बीजेपी को जिताया गया है इलेक्शन कमीशन की मदद से। लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, और अब इस मुद्दे को एक बार फिर भुनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अभी और चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले ही दिन यह बात कह दी थी, जब नतीजे आए 14 तारीख को, अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा, और साथ ही ये कह दिया कि जो बिहार में हुआ वो ना पश्चिम बंगाल में होने देंगे, ना असम में होने देंगे, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं होने देंगे। क्योंकि आप जानते हैं अविनाश जी, लगातार यही चर्चा चल रही है कि बिहार का असर आने वाले चुनावों पर जरूर पड़ेगा, जिसमें अब यूपी जो कि 2027 में होना है, उस पर तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में अभी से अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं ने कमर कस ली, और उसी के लेकर प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आया है। वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने निशाना साधा है, और क्या कुछ खुलासा किया है, क्या कहना है उनका बिहार विधानसभा 2025 के नतीजों को लेकर, सुन लेते हैं। कांग्रेस के 5-6 राज्यों के कंबाइन करके भी नहीं आए, किस तरीके से अटैक है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इस पर बहुत कुछ कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम समीक्षा करके इस पे बोलेंगे, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई बात कहना नहीं चाहता। पर राजनीति में अहंकार बुरी चीज होती है, राजनीति में अहंकार की ओर देखना भी नहीं चाहिए। याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 1984 पार्लियामेंट, 2 सदस्य आए थे आपके, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय, जिनको विपक्ष भी सम्मान करता था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। एक वो भी दौर था भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की कुछ सीटें कम आई, हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आई, जमीनी धरातल पर जो दिख रहा था उसके अनुसार नहीं आई। हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करके अहंकार भरी भाषा नहीं, हम वो भाषा बोलेंगे जो राजनीति में बोली जानी चाहिए। तो अभी प्रमोद तिवारी को हम लोग सुन रहे थे। अविनाश जी, वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार में पूरी कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, जमीन पर उतरकर मेहनत की गई, वोटर अधिकार यात्रा का असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले एसआईआर को लेकर जो बिहार बंद बुलाया गया था एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ, उसमें भी जन समर्थन अच्छे से जुड़ा था। मतलब ये साफ था कि पूरी जनता का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव एक अच्छे विकल्प के तौर पर निकल कर आ रहे थे, और जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए, जो भी चर्चाएं चल रही थी, उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए थे। और उससे भी बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है, जो आकलन किया जा रहा है, जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं नतीजे आने के बाद से, हम जो देख रहे हैं, उसमें ये साफ हो रहा है कि ना वोट शेयर कम हुआ है, उल्टा वोट बढ़ गए हैं। इस बार पूरे महागठबंधन के वोट बढ़े हैं, आरजेडी का वोट शेयर उतना का उतना ही बरकरार है, जबकि कुछ परसेंट बढ़ा ही है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे संभव है कि आरजेडी इतना पिछड़ गई? मतलब कहां 75 सीटें, कहां 25 सीटें, ये मायने रखता है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे संभव है कि सब चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। महागठबंधन इस बार पिछली बार से ज्यादा मजबूत था, एकजुटता दिखाई दी, तो फिर आरजेडी या पूरे महागठबंधन इतना कम सीटों पर कैसे पिछड़ सकता है? इसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं, नतीजे जो आए हैं, और वो जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा था, वो साफ साफ बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। महागठबंधन का ना तो वोट कम हुआ है, वोट कम होने की जगह बढ़ गया है। अगर हम 2020 के चुनाव से देखें तो महागठबंधन का वोट 35 लाख ज़्यादा वोट उनको मिला है।
उनका जो वोट शेयर पिछली बार था उस वोट शेयर से भी 1% ज़्यादा मिला है उनको वोट। पिछली बार 37% के करीब उनके पास वोट शेयर था, जो बढ़कर इस बार 38% हो गया है। हम अगर अकेले आरजेडी की बात करें, आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 143 सीटों पर चुनाव लड़ी है। पिछली बार उनको 97 लाख वोट मिला था, जो इस बार 1,15,000 को भी 1,15,00,000 को भी पार कर गया। यानी आरजेडी को अकेले 18 लाख ज़्यादा वोट मिला है पिछले चुनाव की तुलना में। और आप सीटों के आएंगे तो पिछली बार सीट उनको मिली थी 75 और इस बार मिली 25। यानी आपका वोट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा। आप कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ज़्यादा वोट लेके आते हैं, लेकिन आपकी जो सीटें हैं वो 2/3 कम हो जाती हैं। 75 में से आपके हाथ से 50 सीट और निकल जाती हैं। तो ये चीज़ किसी का गणित समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम चिराग पासवान की पार्टी को देखते हैं, उनकी पार्टी को पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें 5.66% वोट मिला था और इस बार 5% से भी कम वोट उनको मिला है। लेकिन 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और इस बार उन सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 19 सीटें हो गई है। यानी चिराग पासवान की पार्टी का वोट शेयर कम होता है लेकिन सीटें बढ़ जाती हैं। आरजेडी का वोट शेयर बढ़ता है, 18 लाख से ज़्यादा उनको वोट और एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन सीटों की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ खाली महागठबंधन में एक आरजेडी के साथ में नहीं हुई है, बल्कि महागठबंधन के हर दल के साथ में, हर पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो CPI ML हो, सभी का वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस तो पिछले चुनाव में, जो पिछली बार चुनाव हुआ था 2020 में, उसकी तुलना में 10 सीटें कम चुनाव लड़ी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन आप सीटों में देखिएगा, पिछली बार उनको 19 सीटें मिल रही थी और ये कहा गया था कि भाई चलो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। इस बार तो और भी खराब हुआ है। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस ने अपने वोट तो बढ़ा लिए लेकिन सीट 6 ही रह गई। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। SIR की जिस प्रक्रिया पर विपक्ष पहले दिन से सवाल उठा रहा था कि भाई इसमें काफ़ी धांधलियां हो रही हैं, और राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे थे कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। हम लोग हारे जरूर हैं और हार को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। पूरी तरीके से एक पार्टी को जिताने वाला चुनाव था और जिसमें बीजेपी चुनाव जीत गई। भाई जब जिस संस्थान के पास में चुनाव कराने का अधिकार है और अगर उसी संस्थान पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हों और वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा हो, तो सीधा सीधा पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे वोट का मामला हो, कोई भी चीज़ हो, SIR की प्रक्रिया पर जिस तरीके से वोट काटे गए और अंतिम समय पर, भाई भारत के इतिहास में अब तक जितने भी चुनाव हुए, चुनाव से पहले एक फाइनल वोटिंग लिस्ट आती है, उसके आधार पर चुनाव होता है। इस बार भी चुनाव से पहले फाइनल वोटिंग लिस्ट आई, लेकिन जो फाइनल वोटिंग लिस्ट थी और जिस वोटिंग लिस्ट पे चुनाव एक तरीके मतदान हुआ, उसमें ही 3 लाख वोटों का अंतर आ गया। ये भारत के चुनाव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतिम वोटिंग लिस्ट में 3 लाख मतदाता जोड़े गए। ये कौन से मतदाता थे? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। और इसको लेकर केरल कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में भी कई तरीके से बताया गया है, पूरी रिपोर्ट वहां पर एक उन्होंने साझा की है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से धांधली करने की कोशिश की गई है। तो उसको हम एक बार ट्वीट को देख लेते हैं कि केरला कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है और उसमें क्या क्या उन्होंने जानकारियां दी हैं। उस ट्वीट को हम उसका समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार में खेल खेला गया, और इससे और साफ होगा, मतलब सबूत लगातार आ रहे हैं। लगातार हम देखें कि राहुल गांधी की तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार राहुल गांधी ने सबूत पेश किए और उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जनता का विश्वास बढ़ रहा है। और वोटर अधिकार यात्रा में जो असर देखने को मिला, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उससे यह साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं जनता मान रही है। और बिहार में भी सीधे तौर पर अमित शाह के समर्थकों की तरफ से राहुल गांधी के लिए कह देना कि हाँ वो आए थे और वो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आए हैं, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थकों पर भी राहुल गांधी का असर था। लेकिन फिर जब नतीजे आते हैं तो उन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। तो अभी हम देख सकते हैं केरला कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से SIR आधारित मतदाता विलोपन से आईं। हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग की तरफ से प्रकाशित मतदाता विलोपन आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन
क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है। एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डेटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो एसआईआर के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। ये आपके लिए लोकतंत्र की जननी है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह नए नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी, उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। यानी जो ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसमें इसके साथ एक लिस्ट भी पूरी साझा की गई है जिसमें साफ साफ बताया गया है, देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों के नाम काटे गए। काटने के बाद भी जो मार्जिन आ रहा है उससे भी कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली सफाई, मतलब साफ दिख रहा है। यहाँ पर जो ब्राजीलियन का जो जिक्र इस ट्वीट में किया गया है अविनाश जी, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा का जो जिक्र था, जो सबूत पेश किए थे राहुल गांधी ने कि किस तरह से ब्राजीलियन मॉडल जो एक नहीं 4-5 जगह पर वोट डालती है, अलग अलग नाम से वोट डालती है, उस मुद्दे का भी इसमें जिक्र किया गया है। और यह बताया गया है कि पूरी तरह से एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए की गई। और इससे यह साफ है कि आने वाले जो जिले हैं, खासकर अभी पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में ही चुनाव होना है और उस चुनाव में भी एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस ट्वीट में उठाया गया है वो ये कि कहां हैं घुसपैठिए, जिन घुसपैठियों का सहारा लेकर, जिनका बार बार जिक्र करके ये कहा जा रहा था कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। जो बाहर के लोग बिहार में आकर बस गए हैं, जो वोट डाल रहे हैं, उनको निकालने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन पहले दिन से अभी तक वहां मतदान भी हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। विपक्ष बार बार यह सवाल कर रहा है कि आखिर वो घुसपैठिए कहां है, उसका जवाब विपक्ष के पास अभी तक नहीं है। तो अविनाश जी, जो ये लिस्ट है इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब किस तरह से, थोड़ा सा इसे डिटेल कीजिए, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या मार्जिन है, किनको हटाया गया, उसका कितना असर पड़ा, इसको थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, जो कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट पोस्ट की गई है उसमें 128 सीटों के नाम बाकायदा दिए गए हैं और यह बताया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के चलते कितनी सीट, मतलब जो एक विधानसभा सीट है उससे कितने मतदाताओं के नाम काटे गए और उसके बाद जो चुनाव क्या कराया गया वहाँ के परिणाम क्या क्या रहे और जो पार्टी जीती है, जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा वोट काटे गए हैं वहाँ पर एनडीए जीता है और ऐसी सीटों की संख्या 128 है। यानी अगर एसआईआर नहीं होता तो फिर ये 128 जो सीटें हैं वो सीटें मिलनी थी महागठबंधन को। एसआईआर के जरिए ये सारी सीटें महागठबंधन से निकालकर एनडीए को सौंप दी गई। जैसे जो लिस्ट जारी की कांग्रेस ने उसमें पहला नाम मोतिहारी का है। मोतिहारी सीट पर 54,013 वोट डिलीट किए गए थे और चुनाव उसके बाद पार्टी कौन जीतती है मोतिहारी से? बीजेपी जीतती है। कितने मार्जिन था? 13,563 का। यानी 54,000 वोट आप डिलीट करते हैं और 13,000 वोटों से बीजेपी जीत जाती है। अगर 54,000 वोट डिलीट नहीं होते और हम मानते हैं 67% के हिसाब से भी वोटिंग हो जाती तो इस सीट पर बीजेपी कम से कम 30,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार जाती है। क्योंकि एसआईआर के बाद जो वोट डिलीट करना और जो जीतने का अंतर है उसमें भी 40,000 से ज़्यादा का मार्जिन है। उसी तरीके से जो दूसरी सीट है वो गोपालगंज की सीट है। गोपालगंज में वोट डिलीट होते हैं 66,270। चुनाव जीतने वाली पार्टी है बीजेपी। जीतती है वो कितने वोटों से? 28,972 वोटों से। और यदि हम मार्जिन को देखें एसआईआर से जितने वोट काटे गए और जो जीत का अंतर है तो वो आता है 37,298। तो इसी तरीके से बाकी तमाम सीटें हैं, 128 सीटों का आंकड़ा दिया गया है। जैसे जिस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया कांग्रेस ने, 2 या 4 सीटों पर वोट नहीं डाले उन्होंने, बल्कि 22 बूथों पर, एक व्यक्ति 22 बूथों पर जाकर वोट डालता है और उसका वोटिंग लिस्ट में हम राहुल गांधी ने उसका खुलासा भी किया था। 6 तारीख को पहले दौर का मतदान था, उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने बताया था किस तरीके से धांधली हो रही है। और एसआईआर में तो वो धांधली और भी ज़्यादा बढ़ गई। एक तरफ चुनाव आयोग ये बोलता है कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया हम लेके आए हैं उससे डुप्लीकेट मतदाता हटाए जाएंगे
और जो 2 राज्यों में मतदाता हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। चुनाव आयोग के पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिससे वो डुप्लीकेट मतदाताओं को आसानी से पकड़ लेता है। तो सवाल ये हो रहे हैं फिर बिहार में डुप्लीकेट मतदाता क्यों बने हुए हैं कि क्या चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया कि या फिर जो डुप्लीकेट मतदाता पकड़े जा रहे थे वो बीजेपी के वोटर थे इसलिए उनके नाम इरेज नहीं किए गए। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो शुरुआत में सूची आई थी उसमें जितने लोगों के नाम बताए गए थे उसमें डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या कम थी। उससे की तुलना में कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए गए और बताया गया कि किस तरीके से वोटिंग लिस्ट में डुप्लीकेट मतदाताओं की भरमार बनी हुई है। दूसरे राज्य के तमाम लोग चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे हरियाणा के हो, जिन्होंने 1 साल पहले इन राज्यों में वोट डाला था वो लोग जाकर बिहार चुनाव में वोट डाल रहे थे। बिहार के रहने वाले भी नहीं है वो रहने वाले हरियाणा के हैं। लेकिन और आप ये भी कहें कि भाई वहाँ नौकरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, कोई भी काम धंधा वहाँ नहीं कर रहे थे। उनका सब कुछ हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तराखंड में। लेकिन वोट के समय वोट डालने कहाँ जा रहे हैं? वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। जिन लोगों ने हरियाणा में वोट डाला, जिन लोगों ने दिल्ली में वोट डाला, वो लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं। और संजय राउत ने तो जो दिल्ली चुनाव हुआ था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था कि भाई बीजेपी के पास में तकरीबन 47 लाख ऐसे वोटर हैं जो हर चुनाव में वोट डालते हैं। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से ठीक कुछ दिन पहले या शायद 1 दिन पहले ही राहुल गांधी, संजय राउत और प्रियंका वो सुप्रिया सुले की तरफ से उससे पहले ये पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से कुछ फ्लोटिंग वोटर्स हैं जिन्हें बाकायदा इस राज्य से उस राज्य भेजा जाता है। जो राज्य बीजेपी जीतना चाहती है वहां पर अगर हार रही होती है तो उन फ्लोटिंग वोटर्स को भेज दिया जाता है। और ये बात उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी। लेकिन जब बिहार चुनाव हुए तो बिहार चुनाव के दौरान संजय सिंह हो या पार्टी के दूसरे जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के और दूसरे तमाम नेताओं ने, दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने भी बाकायदा ट्वीट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया कि कौन व्यक्ति जिसने दिल्ली में भी वोट डाला था और आज वो 6 महीने बाद या बिहार में भी वोट डाल रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये सवाल अब सबूतों के साथ पूछे जा रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगते थे या बीजेपी पर जो भी आरोप लगते थे, चुनाव आयोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ खारिज कर देता था। जवाब देना भी कई बार जरूरी नहीं समझता था। लेकिन अब विपक्ष, खासकर कांग्रेस या राहुल गांधी, अब सबूतों के साथ आ रहे हैं जिसका असर यह है कि अब ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं